All right. Hi everyone. Good evening, and I welcome you all on my YouTube channel. इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद ये हमारी पहले सब्जेक्ट की पहली क्लास है। तो आई होप सो आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी होगी। इफ़ आपने इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहली जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स की वो क्लास थी ऑन द टॉपिक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा। तो आज से हमारी आज पहली क्लास है। तो हम सबसे पहले माइनर क्रिमिनल लॉज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइनर क्रिमिनल लॉज में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोश एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2013 का जो एक्ट है, आज से हम उसे शुरू करने वाले हैं। तो आई विल ट्राई कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर बोर हो जाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आई विल ट्राई टू कवर द इंटायर एक्ट इन 3 सेशंस, बिकॉज ये बहुत छोटू सा एक्ट है और इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं। तो विल डू 10 सेक्शंस इन ईच सेशंस। बट इफ देखते हैं कि अगर 30 मिनट्स के अंदर हमारे 10 सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो विल डू 15 सेक्शंस। तब 15-15 में हमारी 2 क्लासेस में हमारी एक्ट ख़त्म हो जाएगा। बट आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ठीक है, तो बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2013। एंड इफ़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, प्रमोशन हो गया। अब चलते हैं, एक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वेट अ सेकेंड। ऑल राइट। वेट अ सेकेंड, लेट मी अनपिन माई सेल्फ ताकि स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, ऑल राइट। तो जब कभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो एक केस जो कि बहुत ही लैंडमार्क केस हो जाता है, वो हम सभी के दिमाग में आता है। दैट इज विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये जो इसके बगल में 31 जुलाई 2024 लिखा है, वो बेसिकली वो जिस दिन ये आर्टिकल लिखा गया वो उसकी डेट है। तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो उस डेट को आप स्किप कर सकते हैं। तो जब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो ये केस हमारा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो एंड बेसिकली ये लॉ सॉरी ये केस इसलिए भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द केस जिसका आउटकम है हमारा पॉश एक्ट। तो सबसे पहले तो एक्ट पर जाने से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस केस के बारे में जानना कि इस केस में ऐसा क्या हुआ था, और कि इस केस में ऐसा क्या हुआ था जिससे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बन गया ये। और इस एंड एज वी ऑल नो दैट कि 2013 के एक्ट के पहले या फिर इस केस के पहले हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई भी लॉ हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो this is only the case, this was the very first case which laid the foundation of the law which is related to the protection of the sexual offense, protection of the
सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में पर्टिकुलरली क्या हुआ। तो in this case guidelines were issued against any act of sexual harassment against women at workplace। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, कि अगर वर्क प्लेस पर वुमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस इशू की थी। हम इससे वुमेन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई केस ऐसा हो जाता है तो वुमेन के पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, वो अपनी कंप्लेंट कहाँ लॉन्च करा सकती है, मीन्स वो उस सिचुएशन से वो रिड्रेस कैसे हो सकती है। तो चलिए फैक्ट्स की तरफ देखते हैं इस केस का फैक्ट क्या था। तो इस केस का फैक्ट ये है कि इन दिस केस जो एक बनवारी देवी थी, जो कि एक एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट थी, जो हु वर्क टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो कि काम करती थी किस लिए, जो राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस होती थी। राजस्थान में इवन आज भी प्रिवलेंट है कि चाइल्ड में बाल विवाह होता है। तो ये क्या करती थी, जो राजस्थान में बाल विवाह होते थे वो उनको रोकने का काम करती थी। ठीक है, तो बनवारी देवी वेंट टू स्टॉप द मैरिज ऑफ एन इन्फेंट गर्ल चाइल्ड। एक इन्फेंट गर्ल चाइल्ड थी, उसकी चाइल्ड मैरिज करवाई जा रही थी, तो बनवारी देवी उसको रोकने के लिए गई। द इन्फेंट गर्ल वॉज द डॉटर ऑफ रामकरण गुर्जर्स who brutally raped Banwari Devi along with his friends in front of her husband। तो जो इन्फेंट गर्ल थी, मीन्स जिसकी शादी हो रही थी, वो करण गुज्जर की डॉटर थी, जिन्होंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिल करके, ठीक है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल करके बनवारी देवी के साथ रेप कमिट किया इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। बनवारी देवी के हस्बैंड के सामने बनवारी देवी का रेप किया। बेसिकली दिस वाज अ गैंग रेप। The police also did not cooperate with Banwari Devi and harassed her while taking the complaint। तो पुलिस ने भी बनवारी देवी के साथ कोऑपरेट नहीं किया जब बनवारी देवी अपनी कंप्लेंट करने गई। द ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज द एक्यूज फॉर नॉट बीइंग गिल्टी। तो ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज जितने भी अक्यूज थे सबको डिस्चार्ज कर दिया, मीन सबको बेल दे दिया फॉर नॉट बीइंग गिल्टी, कि वो गिल्टी नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। When appeal to the High Court, उसके बाद बनवारी देवी हाई कोर्ट में अपील करती हैं, and the court held that the case is of gang rape for the purpose of revenge। तो वहाँ पर जब हाई कोर्ट में अपील बनवारी देवी करती हैं तो हाई कोर्ट वहाँ पे ये कहती है कि ये केस एक केस है गैंग रेप का। ये गैंग रेप का केस हो जाता है जिसका पर्पस था रिवेंज लेना। मीन्स बनवारी देवी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो रिवेंज के तौर पर उनका गैंग रेप कर देते हैं। फिर उसके बाद द केस लेड टू फाइलिंग ऑफ वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बाय एनजीओज एंड एक्टिविस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। अब इससे क्या हुआ, इस केस से कई सारे एनजीओज एंड एक्टिविस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पीआईएल फाइल कर देते हैं। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पीआईएल फाइल कर देते हैं। अब चलते हैं इशू क्या था। वेदर इनैक्टमेंट ऑफ गाइडलाइंस इज एसेंशियल टू कर्ब द मीन्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस। तो इसमें इशू ये था कि जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी इस केस में, क्या वो गाइडलाइंस इतना एसेंशियल है, इतना इनफ है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होता है वो खत्म हो जाएगा। केवल गाइडलाइंस इशू कर देने से सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर होता आया है क्या वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए। अब ऑब्जर्वेशंस क्या थे सुप्रीम कोर्ट के। द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ऑब्जर्व दैट एज पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 and article 21 of the constitution of India, every trade, profession, occupation should be safe for working।
तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 उनके तीनों फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं। कैसे? The Supreme Court held that women have fundamental rights toward freedom of sexual harassment at workplace. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि वुमेन के पास फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कि उसके साथ उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वेल डिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन भी डिफाइन की गई कि व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट। The main objective of the Supreme Court was to make gender equal environment at workplace for women and provide them safe working experience. तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन्स के लिए जेंडर इक्वल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए उनके वर्क प्लेस पे, जिससे कि उनको अब उनके वर्क प्लेस पर उन्हें सेफ फील हो सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जेंडर इक्वल इन्वायरमेंट वुमेन्स के लिए क्रिएट किया जाए। अब कंक्लूजन क्या निकला इस केस का? द सुप्रीम कोर्ट इशूड वेरियस इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉयज टू फॉलो देम and avoid sexual harassment of women at workplace. The court also suggested to have proper techniques for the implementation of cases where there is sexual harassment at workplace. तो इस केस के कंक्लूजन में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस गाइडलाइंस इशू की फॉर द एम्प्लॉयज के लिए, जो कि उनको फॉलो करनी थी, एंड अवॉइड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को अवॉइड करने के लिए कि कुछ गाइडलाइंस इशू की गई जो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को अवॉइड करना है, मतलब भरसक कोशिश करनी है कि ऐसा किसी वुमेन के साथ ना हो उसके वर्क प्लेस पे। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया कि इफ़ अगर पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सेकेंडली कोर्ट ने ऑल्सो ये भी सजेस्ट किया इफ़ ऐसा हो जाता है तो प्रॉपर टेक्निक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी सजेस्ट की जिससे कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके साथ फिर क्या आगे उसकी प्रोसीजर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके बाद the Supreme Court also issued guidelines to impose penalties on the wrongdoers in this regard. अब इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में ये भी लिखा कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं, मीन्स जो परपिट्रेटर्स हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनकी कितनी पेनल्टी उनको लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये था ये पर्टिकुलर केस। अब इस केस में जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो गाइडलाइंस आपको इस पूरे एक्ट में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम अपना एक्ट शुरू करते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड। पंद्रह मिनट तो ऐसे ही होगा, अब हमें 10 सेक्शन तक ही रखना पड़ेगा अक्सर। ऑल राइट, तो इस एक्ट का नाम हो जाता है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसमें एज आई टोल्ड यू इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं एंड 8 चैप्टर्स हैं, टोटल 30 सेक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ इस एक्ट का प्यारा सा प्रियम्बल दिया हुआ है। तो प्रियम्बल में बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेक्सुअल ऑफेंस, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, बार बार मुझे सेक्सुअल ऑफेंसेस आ रही है सॉरी। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके साथ ना हो, एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स। अगर कोई ऐसा मैटर हो जाता है तो उससे उनको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रिड्रेस कर सकती हैं वो कंप्लेंट्स के साथ, तो इस चीज़ से डील करने के लिए ये एक्ट बेसिकली बनाया गया है। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी इन्फ्रिंज होती है। आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उनका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन उनका इन्फ्रिंज होता है। फिर आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज होता है। राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी उनकी इन्फ्रिंज होती है कि वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ ठीक से जी नहीं पा रही हैं। फिर उस साथ ही साथ उनका आर्टिकल 19 भी इन्फ्रिंज होता है कि जो हमारे आर्टिकल 19(1) आई थिंक क्लॉज जी में दिया गया है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन फ्रीली वो कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्ट में वुमेन के कितने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। ओके, अब आगे चलते हैं। अब 25 जून 1993 ने गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो हमारे साथ सॉरी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, सीडा जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें वुमेन्स के साथ जितने भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनके एलिमिनेशन के लिए एक कन्वेंशन हुई थी, जिसको इंडिया ने 25 जून 1993 को रेटिफाई किया था। मीन्स इंडिया उस पर्टिकुलर कन्वेंशन का पार्ट बना था। तो उस वजह से भी ज़रूरी था कि कोई ऐसा लॉ, ऐसा एक्ट लाया जाए जो इस पर्टिकुलर चीज़ पर वो वर्क कर सके। ठीक, तो प्रेम्बल में इतना ही था। अब हम जल्दी से अपने एक्ट पर आते हैं। तो सेक्शन 1 हमारा बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट को हम कहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक, सब सेक्शन 2 वही बात करता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यस इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। थर्ड, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। अब कह रहा है कि ये एक्ट उस दिन फोर्स में आएगा जिस दिन जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपने ऑफिशियल गैजेट में जो डेट नोटिफाई करेगी उस डेट को माना जाएगा कि इस दिन ये एक्ट जो है इस दिन से ये एक्ट इनफोर्स हो रहा है। हाँ, अब ये एक चीज़, एक होती है इनैक्टमेंट डेट और एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि इनैक्टमेंट डेट हम उसे कहते हैं कि जिस दिन वो लॉ, जिस दिन वो एक्ट बन के प्रिपेयर हुआ है, सही बोला ना, हाँ, जिस दिन वो एक्ट बन के कंप्लीट हुआ है उस दिन को हम बोलते हैं इनैक्टमेंट डेट। तो इन हमारे हर एक्ट की इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट दोनों डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट की इनैक्टमेंट डेट है हमारी 22 अप्रैल, यहाँ आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2013 के इसकी इनैक्टमेंट डेट हो जाती है। और इन्फोर्समेंट डेट जैसा कि यहाँ पे बोला है कि जो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी उस डेट को, तो ये आपकी यहाँ पे आपको फुट नोटिंग में देखने को मिल जाएगी 9 दिसंबर 2013, ये हमारी इन्फोर्समेंट डेट है। अब इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है कि जिस दिन से वो एक्ट
लागू हो रहा है, जिस दिन से वो एक्ट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है, उस डेट को हम बोलेंगे इन्फोर्समेंट डेट। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन क्लॉज पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 2 हमारा है डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है अग्रीव्ड वुमेन की, कि अग्रीव्ड वुमेन किसे कहेंगे। तो 2A में हमारा डिफाइन है अग्रीव्ड वुमेन। अग्रीव्ड वुमेन मतलब कि जिस भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। अग्रीव्ड वुमेन मीन्स इन तो पहला क्लॉज इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, ठीक, अ वुमेन ऑफ एनी एज, अब ध्यान से समझिएगा, a woman of any age, whether employed or not, who alleged to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। तो क्या कह रहा है, दो दो चीजें होंगी। देखिए पहले क्लॉज में लिखा है इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के रिलेशन में। अब वर्क प्लेस किसे कहते हैं ये नीचे अभी हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप वर्क प्लेस ऐसा समझिए कि जो जो कुछ घर पे काम करती हैं उनको छोड़ करके वुमेन्स जहाँ काम करने जाती हैं उसे हम वर्क प्लेस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे जो हमारे घर पे काम करने मेड आती हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। बाकी जैसे ऑफिसेज में, कोर्ट्स में, स्कूल में, मीन्स जहाँ पे भी वुमेन काम करने जाती हैं वहाँ को भी हम वर्क प्लेस कंसिडर करते हैं। तो इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस के रिलेशन में अग्रीव्ड वुमेन किसे कहा जाएगा, एक ऐसी वुमेन ऑफ एनी एज। अब इसे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एज मैटर नहीं करता है, वुमेन किसी भी एज की हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। तो वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, अब यहाँ समझने की बात है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, वो ऐसी वुमेन किसी भी एज की जो कि एम्प्लॉयड हो चाहे ना हो, एम्प्लॉयड हो चाहे ना हो मतलब लाइक इफ अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, नहीं ऑफिस की बात अगर हम करते हैं, बेसिकली अगर किसी बैंक में कोई एम्प्लॉय है, वो वहाँ पर वो काम करती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो एम्प्लॉयड कहलाएगी, मीन्स वो उस वर्क प्लेस पे वो वुमेन काम करती है, तो वो एम्प्लॉय कहलाएगी, एम्प्लॉयड कहलाएगी, वो वहाँ पर काम करती है। तो वेदर एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड तो वो हो गई, और नॉट या तो एम्प्लॉयड ना हो, एम्प्लॉयड ना हो को एग्जाम्पल लाइक कोई अदर वुमेन जाती है ऑफिस, उस पर्टिकुलर ऑफिस में अपने किसी भी काम के लिए, उसको अपना अकाउंट खुलवाना है और या फिर लोन लेना है, वॉट किसी भी काम से अगर वो जाती है, अगर वहाँ पे उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसे हम कहेंगे नॉट एम्प्लॉयड। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट का मतलब क्या होता है, ठीक। ऐसी कोई भी वुमेन किसी भी एज की, वर्क प्लेस के रिलेशन में कोई भी वुमेन किसी भी एज की एम्प्लॉयड हो चाहे ना हो, जिसके साथ रेस्पोंडेंट के द्वारा कोई भी एक्ट हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसे हम कहेंगे अग्रीव्ड वुमेन। रेस्पोंडेंट इज अ पर्सन जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस एक्ट कमिट किया है, उसे हम रेस्पोंडेंट कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड, in relation to a dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house। अब in relation to a dwelling place or house, अब जैसे घर पे जो वुमेन्स काम करने आती हैं, लाइक जो मेड वगैरह आती हैं, और उसमें भी ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस, जो उस घर में या उस ड्वेलिंग प्लेस में एम्प्लॉयड हो वहाँ काम करने के लिए, उसे हम कहेंगे। और अगर उसके साथ अगर कुछ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है तो उसे भी हम कहेंगे अग्रीव्ड वुमेन, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को हम बेसिकली कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 2C में हमारी चेयरपर्सन की डेफिनेशन है
चेयरपर्सन मीन्स वही चेयरपर्सन जो लोकल कंप्लेंट कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, हेड होते हैं, उनको बोलते हैं। ये भी डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2D में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ये भी डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2E डोमेस्टिक वर्कर, ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2E में डोमेस्टिक वर्कर किसे कहेंगे, मीन्स वही जो सबसेक्शन क्लॉज 2 में जो बात कर रही थी कि एम्प्लॉयड इन हाउस और ड्वेलिंग हाउस, अब डोमेस्टिक वर्कर किसे कहेंगे, मीन्स ऐसी वुमेन who is employed to do household work in any household for remuneration, whether in cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part-time or full-time basis, but does not include any member of the family of the employer. डोमेस्टिक वर्कर ऐसी वुमेन को कहेंगे जो कि एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क, जो किसी भी घर में घर के काम करने के लिए एम्प्लॉयड होती है और बदले में उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, चाहे वो कैश में हो और एनी अदर काइंड में हो। एनी अदर काइंड में मीन्स लाइक अगर आप कैश के अलावा उसकी कोई हेल्प कर दे रहे हैं उसे इधर डायरेक्टली या डायरेक्टली हायर करते हैं और थ्रू एनी एजेंसी। आजकल बिग सिटीज़ में काफ़ी सारी एजेंसीज भी खुल गई हैं जो कि मेड प्रोवाइड करती हैं आपको, तो उस एजेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, या तो वो टेम्पररी बेसिस पे वो वुमेन आपके यहाँ काम करे, परमानेंट बेसिस पे काम करे, पार्ट टाइम काम करे, फुल टाइम काम करे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक वर्कर, बट does not include any member of the family of the employer. Like अगर मैं किसी वुमेन को रख रही हूँ अपने यहाँ काम करने के लिए, तो वो मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर। अंडरस्टैंड? ऑल राइट। फिर 2F में हमारा बताता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होगा? बेसिकली एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर में डिफरेंस होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, मैं पहले कंफ्यूज हो जाती थी। ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स होता है जो आपके यहाँ काम कर रहा है, एंड एम्प्लॉयर होता है जो काम पर रख रहा है। सिंपल डेफिनेशन यही होती है, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। तो 2F एम्प्लॉय कौन होगा, मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क। तो एम्प्लॉई किसी ऐसे पर्सन को कहेंगे जो कि किसी वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयड हो फॉर एनी वर्क, किसी भी काम के लिए वो एम्प्लॉयड हो, ऑन रेगुलर, टेम्पररी, एडहॉक और डेली वेज बेसिस। रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड हो, टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉयड हो, एडहॉक पे हो, मीन्स एडहॉक मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो, डेली वेज पे हो, इधर डायरेक्टली हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू हो, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, उसको कुछ remuneration मिले चाहे ना मिले, और working on a voluntarily basis or otherwise. ठीक है, whether the terms of employment are expressed or implied and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainer, trainee, apprentice, or called by any other such name. मीन्स अगर कोई भी एम्प्लॉय टेम्पररी, रेगुलर, एडहॉक, डेली बेसिस पर आपके यहाँ काम कर रहा है, डायरेक्टली या फिर एजेंट के थ्रू, किसी भी तरीके से वो आपके यहाँ काम कर रहा है फॉर किसी भी टाइप की रेम्यूनरेशन के लिए या फिर बिना रेम्यूनरेशन के अगर वो आपके यहाँ काम कर रहा है, और तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाता है। और एम्प्लॉय की कैटेगरी में जैसे को वर्कर्स भी आते हैं कि जो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आते हैं, प्रोबेशनर, ट्रेनी, जैसे कि कोई भी अगर लाइक कुछ जॉब्स होती हैं कि जॉब अगर हमारी लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो ट्रेनिंग पीरियड होती है। ठीक है, लाइक जो मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं। अब इंटर्नशिप जो हम करते हैं वो सब भी एम्प्लॉय के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर वो फॉल करेंगे। ठीक है, और भी जिस भी नाम से हम इसे जान सकते हैं। अब 2G हमारा बात करता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय तो हम समझ गए
कि एम्प्लॉय कौन होगा। अब एम्प्लॉयर कौन होता है, ठीक, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट से रिलेशन, किसी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, द हेड ऑफ दैट, मतलब अभी तक मैंने जितना ही बताया, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इन सारी जगहों का जो भी हेड होगा, ठीक है, इन सारी जगहों का जो भी हेड होगा उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, ठीक, मीन्स एक जो हेड होगा उस जगह का, डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, उन सबको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। सेकंड, इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1, ठीक है। अब इफ सब क्लॉज 1 में कुछ चीजें, अगर जो चीजें छूट गई हैं बाय मिस्टेक, ठीक है, तो कोई भी ऐसी कोई भी वर्क प्लेस जो कि सबसेक्शन ये क्लॉज 1 में कवर नहीं हुई हैं, ठीक है, तो कोई भी एनी पर्सन रिस्पॉन्स, जो भी पर्सन उस प्लेस के मैनेजमेंट, सुपरविजन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन कहलाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है। फॉर, अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज, ठीक है, अब मैनेजमेंट इंक्लूड्स द पर्सन और बोर्ड और कमेटी responsible for formulation and administration of policies for such organization। अब इस सब क्लॉज में मैनेजमेंट में, अब मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है, मैनेजमेंट में ऐसा भी पर्सन इंक्लूड होता है और इंक्लूड्स द पर्सन और बोर्ड और ऐसी कमेटी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाती हैं, वो भी इंक्लूड होंगे मैनेजमेंट में, वो भी इंक्लूड होंगे एम्प्लॉयर में बेसिकली, ठीक है। अब थर्ड क्या कहता है, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2, द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉय, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड सब क्लॉज में जो भी वर्क प्लेस दी गई हैं, ठीक, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करता है, उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयर। अब फोर्थ क्या कहता है, इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग हाउस, अब ड्वेलिंग हाउस या प्लेस के रिलेशन में अ पर्सन और हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एम्प्लॉय करता है या फिर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, जो या तो उस डोमेस्टिक वर्कर को कोई एम्प्लॉय करता है, मतलब उसको काम पे रखता है, या फिर कोई भी जो उससे बेनिफिट लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, कितने लोग हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड और द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर, मीन्स अगर मैं, मेरी मम्मी मेरे घर पे मेड रख रही हैं, तो मम्मी तो एम्प्लॉयर रहेंगी ही, ठीक है, मम्मी तो एम्प्लॉयर रहेंगी, साथ ही साथ में मैं, मेरी बहन, मेरे पापा, वो सब लोग भी, वो हम लोग तो बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब 2H बात करता है इंटरनल कमेटी का, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर I बात करता है लोकल कमेटी की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नॉट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, J भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, प्रिस्क्राइब भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी इम्पॉर्टेंट, ये सारी बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे। और 2M रेस्पोंडेंट तो आप जानते ही हैं, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुई उसे बोलते हैं। अब हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है,
सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन। अप टू एन हमारा बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशंस नेमली। ठीक, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी बता रहा है कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। ठीक है, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनीवन, या इसमें से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं ऑफ द अनवेलकम एक्ट। ठीक, अब जैसे पहला, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, कोई फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है किसी के साथ, किसी वुमेन के साथ। ठीक है, एंड एडवांसेस, या फिजिकली नहीं तो दूर से ही कोई ऐसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, डिमांड कर रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर के लिए। या मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बोल रहा है कि नहीं यार आज तो तुम बहुत ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो, ऑल दीज टाइप्स। शोइंग पोर्नोग्राफी, उसको पोर्नोग्राफी शो करता है। फिफ्थ, any other unwelcome physical, non-verbal, verbal conduct of sexual nature। अब फिफ्थ, कि कोई ऐसा अनवेलकम फिजिकल एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिजिकल एक्ट कर रहा है, वर्बल बोल के कर रहा है या फिर बिना बोले कर रहा है, सिटी विटी मार रहा है। हाँ, तो जो भी सेक्सुअल नेचर के कंडक्ट हों उनको। ठीक, तो ये सारी इंक्लूसिव एक्ट्स हैं जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब अगली डेफिनेशन है हमारी वर्क प्लेस। ये सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई कि अब वर्क प्लेस में किसे कहेंगे हम। अब तक तो हमने वर्क प्लेस, ये मैंने आपको बताया था कि हाँ, वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे भी हम काम करते हैं बेसिकली हम उसे ही वर्क प्लेस समझ सकते हैं। ठीक है, अब वर्क प्लेस अभी से हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आज तक डेफिनेशन सेक्शन पे ही ये वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अब इसके आगे सेक्शन के लिए हमें अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि 37 मिनट्स हो चुके हैं। तो सॉरी, शायद मेरी स्पीड बहुत स्लो है। तो वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी डिपार्टमेंट, वर्क प्लेस में इंक्लूड होता है एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट विच इज़ एस्टेब्लिश, जो कि एस्टेब्लिश की जाती है, ओन्ड की जाती है, कंट्रोल की जाती है, होली पूरे तरीके से या फिर सब्सटेंशियली, कुछ पार्ट financed by the funds provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or a government company or a corporation or a cooperative society। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती है, ओन की जाती है पूरी तरीके से या फिर आधा, और जो उसको या तो उनको जो भी फंडेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, वो वर्क प्लेस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सेकेंड, एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट वेंचर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट अंडरटेकिंग, वेंचर, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन NGOs, यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर carrying on commercial, professional, vocational, educational, entertainment, industrial, health service, means कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो इस तरीके की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है वो वर्क प्लेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, हॉस्पिटल्स एंड नर्सेज होम्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क प्लेस। फिर अगला, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेन्यू, मतलब कोई भी ऐसी जगह, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पर गेम्स वगैरह खेले जाते हों, ट्रेनिंग दी जाती हो गेम्स की, स्पोर्ट्स की, वो भी आएगा इन द परव्यू ऑफ वर्क प्लेस। अगला, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ, अब ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, अब मजाक नहीं।
अब तक मैं बहुत जल्दी बता रही थी तो मच टाइम कम है, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन में अगर कोई एम्प्लॉय अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, कहीं भी जाता है, जो जो भी प्लेस विजिट की गई हैं एम्प्लॉय के द्वारा उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, इंक्लूडिंग अ ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी, वो भी इंक्लूड होगी। अब जैसे मैं किसी जगह पर काम कर रही हूँ, ठीक, और मुझे अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मुझे किसी जगह से, मुझे किसी काम से, लाइक किसी क्लाइंट से मिलने जाना हो, तो क्लाइंट से जहाँ पे मैं मिल रही हूँ वो भी जगह वर्क प्लेस पे आएगी। और जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ उस दौरान, अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान मैं जा रही हूँ, तो अगर मैं बस से जा रही हूँ, अगर उस दौरान भी अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो भी पोस्ट एक्ट के अंडर में कवर होगा। मीन्स वो भी लिखा है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होगी इन द वर्क प्लेस, आना जाना। अगर मैं अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो वो कवर होगी इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब हमारा लास्ट है अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस। कोई ड्वेलिंग प्लेस या हाउस भी विल कम अंडर द परव्यू ऑफ वर्क प्लेस, ठीक है। पी, अब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस मीन्स एन इंटरप्राइज ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स कोई ऐसा वर्क प्लेस, कोई ऐसी इंटरप्राइज जो कि इंडिविजुअल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के द्वारा ओन की जाती हो, एंड engaged in the production or sale of goods or providing services of any kind whatsoever, and whether the enterprise employs works, the number of such works is less than 10। अब ये एक्ट वहाँ भी एम्प्लॉय हो अप्लाई होगा जहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है लेस देन 10 है। जहाँ जिस भी जगह पर, जिस भी वर्क प्लेस पर काम करने वाले मेंबर 10 से कम है इन नंबर, उसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये मतलब होता है। तो दिस वाज ऑल, वन सेकेंड। ऑल राइट। तो दिस वाज ऑल। अब आज तो मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हम सेक्शन 2 तक ही कवर कर पाए। टाइम बहुत ज़्यादा चला गया, पता नहीं अब मैं स्लो बोल रही हूँ कि ये वाकई में इतना टाइम ले रहा है, मुझे नहीं पता। बट इसके आगे हम अगली क्लास में करते हैं। मेरा टारगेट था आज का कि मैं कहाँ 15 सेक्शन करने वाली थी, बट मैं 10 भी नहीं हो पाई, इवन 5 भी नहीं हो पाए, मैं 2 ही सेक्शन पर अटक गई। बट आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो इसके नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी, तो उसमें मैं 10 तक मैं पूरा करूँगी, आई प्रॉमिस। तो एंड सो सॉरी 43 मिनट्स हो गए। तो ऑल राइट, फिर आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बस और क्या, अभी तो मैंने 2 ही सेक्शन पढ़ाया है, तो मैं आपसे और क्या ही कह सकती हूँ। तो ऑल राइट देन, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। अगले में मैं बिल्कुल बकवास नहीं करूँगी, बस मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी, ताकि जल्दी जल्दी मीन्स आराम से, ताकि समझ में भी आए चीज़ें, मुझे भी चीज़ें क्लियर हों। ऑल राइट देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। 6:10 हो रहे हैं, गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, मैं भी पढ़ूंगी, रिवाइज करूंगी। ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर।